आज हम व्यावसायिक अध्ययन में आप लोगों का अध्याय 3 इकाई 3 व्यावसायिक वातावरण स्टार्ट कर रहे हैं और ये बहुत ही छोटा लेसन है। आई थिंक ये केवल शायद दो वीडियो में कंप्लीट हो जाए और ज़्यादा हुआ तो 3 वीडियोस कंप्लीट करने में इससे लगेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 डेज आप लोग व्यावसायिक वातावरण के क्वेश्चंस रीड करें। बहुत छोटा सा चैप्टर है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को कम से कम 6 क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं। और इस चैप्टर की एक खासियत है कि इस चैप्टर से जो ब्लूप्रिंट है आपका एट ब्लूप्रिंट 12th क्लास के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, इस चैप्टर का जो ब्लूप्रिंट है उसके हिसाब से ये चैप्टर है आपका व्यावसायिक वातावरण। ये अब यहाँ मुझे इसका ब्लूप्रिंट देखना है। ये देखिए, जो व्यावसायिक वातावरण है केवल 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मतलब साफ है कि ये चैप्टर से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। ज्यादा आप लोगों को आप लोगों को थोड़ा सा मैंने ब्लूप्रिंट इसलिए बताया क्योंकि चैप्टर शुरू करने के पहले अगर हम चैप्टर के बारे में जान ले तो हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा पॉइंट साबित होता है। यानी अब आप समझ जाओ कि इस चैप्टर से अगर 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं तो ये चैप्टर में हमें बड़े क्वेश्चंस करने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ठीक है, व्यावसायिक वातावरण। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है निजीकरण से क्या आशय है। ठीक है, अभी आप लेटेस्ट में सुन रहे होंगे इसका निजीकरण हुआ, उसका निजीकरण हुआ, इस कंपनी को ओवरटेक किया, इस कंपनी को बंद किया, सरकार ने रेलवे का निजीकरण कर दिया, बैंकों का निजीकरण कर दिया, सुनते होंगे। तो अब हम सुनते हैं कि निजीकरण क्या होता है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से निजीकरण का आशय जब व्यवसाय या संपत्ति पर से स्वामित्व सरकार से किसी निजी क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया जाता है। मतलब कोई भी संपत्ति या कोई भी व्यवसाय जो अभी तक सरकार के अंडर में चल रहा था, मतलब सरकार की देखरेख में चल रहा था, उस पर सरकार का स्वामित्व था, वो सरकारी संपत्ति या सरकारी व्यवसाय था। अब वहां से सरकार का उस पर से स्वामित्व हटाकर किसी निजी क्षेत्र को दिया जाना, यानी किसी निजी व्यक्ति को दिया जाना, किसी निजी कंपनी को दे दिया जाना, निजीकरण कहलाता है। इस प्रक्रिया को निजीकरण कहते हैं। इसी दशा में सरकार या उस उपक्रम या व्यवसाय से सरकार का स्वामित्व खत्म हो जाता है। मतलब जिसे सरकार चला रही थी अब उसे कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरी संस्था चलाएगी, इसे निजीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री जो सरकार के अंडर में काम कर रही थी, मतलब सरकार का उस पर स्वामित्व था, सरकार उसे चला रही थी, उसके सारे कर्मचारी सरकारी कर्मचारी माने जाते थे, लेकिन अब वो थोड़ी सी वीक हो गई, कमजोर हो गई, उसका उत्पादन कम हो गया या उसका उत्पादन बिक्री योग्य नहीं रहा या मार्केट में बाजार में उसके द्वारा बनाई गई वस्तुओं की कीमत और वस्तुओं की गुणवत्ता में कमी आई। ठीक है, इस वजह से वह कंपनी या वह व्यवसाय, वो फैक्ट्री घाटे में चली गई, नुकसान में चली गई। अब सरकार उसे ज्यादा आगे नहीं चला सकती है, सरकार को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, तो सरकार ने ऐसी स्थिति में उसे उठाकर टाटा बिरला अंबानी जैसे किसी उद्योगपति के हाथ सौंप दिया। ये कहलाता है निजीकरण। और ऐसा करने से सरकार का उस कंपनी से स्वामित्व हट जाता है और उस निजी हाथों में वो कंपनी या व्यवसाय चला जाता है। ठीक है, ये होता है निजीकरण। इस पर ध्यान रखना, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हम 2-2 मार्क्स से क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है निजीकरण में किन बातों पर बल दिया जाता है। निजीकरण में निम्न बातों पर बल दिया जाता है। ठीक है, सरकारी संबद्धता वाले क्षेत्रों में सरकारी आरक्षण हटाकर निजी क्षेत्र को प्रवेश दिया जाए। मतलब जहां सरकारी क्षेत्र है, जिन क्षेत्रों में सरकार के लिए सुरक्षित या आरक्षित जगह की गई है, वहां उसे सरकारी क्षेत्र से हटाकर निजी क्षेत्र में प्रवेश दे दिया जाना चाहिए। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के घाटाजनित उद्योगों को सरकारी विनियोग प्रक्रिया का होना,
मतलब जो सार्वजनिक क्षेत्र के घाटा जनित उद्योग है, ठीक है, में सरकारी विनियोग प्रक्रिया का होना, उसमें सरकारी विनियोग प्रक्रिया का होना। उसके अलावा निजीकरण में निजी क्षेत्रों में पूंजी निवेश को बल दिया जाता है, मतलब जो निजी क्षेत्र होते हैं उसमें पूंजी लगाने पर बल दिया जाता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उदारीकरण से क्या आशय है। ठीक है, उदारीकरण क्या है? उदारीकरण से तात्पर्य आर्थिक नीतियां जो सरकार द्वारा बनाई गई है और आर्थिक अर्थव्यवस्था पर लगाए गए विभिन्न सरकारी प्रतिबंधों और नियंत्रण को हटाना, यानी जिन नीतियों को, ठीक है, और जिन प्रतिबंधों को सरकार द्वारा किसी व्यापार पर लगाया गया है वहां से वो प्रतिबंध और नियंत्रण को हटा देना, ये कहलाता है उदारीकरण। जैसे विदेशी व्यापार पर रोक लगी हुई थी, प्रतिबंध था, उसको हटा दिया, ये है उदारीकरण। ठीक है, ठीक है, शराब की बिक्री पर रोक लगी हुई थी, उसका प्रतिबंध हटा दिया गया, ये उदारीकरण है। बोलने का मतलब है सरकारी प्रतिबंधों और नियंत्रण को हटाना, ये उदारीकरण होता है। संक्षेप में कहा जाए तो आर्थिक विकास हेतु सरकारी प्रतिबंधों और नियंत्रणों में कमी या उन्हें हटाए जाने से है। जैसे सरकार ने किसी चीज को रोक कर रखा है कि भाई ये चीज अब हमारे देश में नहीं होगी, लेकिन एक समय आने के बाद सरकार को लगने लगा कि इससे देश का आर्थिक विकास रुक रहा है, सरकार उस पर से अपना प्रतिबंध हटा देती है, ये होता है उदारीकरण। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके दिमाग में ये आना चाहिए क्योंकि ये अभी लेटेस्ट में हुआ है। ऐसा कई चीज़ों पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया था, लेकिन देश के विकास में बाधक होने की वजह से वो विकास को रोक रहा था, इससे देश में पैसा नहीं आ रहा था, तो सरकार ने उस पे से अपना नियंत्रण हटा दिया, प्रतिबंध हटा दिया, और वो चीज़ हमारे देश में अब खुले रूप में प्राप्त होती है, इसे कहते हैं उदारीकरण। ठीक है, मतलब निजीकरण यानी क्या? निजीकरण मतलब सरकार अपना स्वामित्व किसी व्यवसाय या प्रॉपर्टी या संस्था पर से हटा देती है और उसे किसी निजी व्यक्ति को सौंप देती है। और उदारीकरण मतलब सरकार जिस वस्तु पर, जिस व्यवसाय पर, जिस संस्था पर प्रतिबंध या रोक लगाकर रखती है या कुछ ऐसी नीतियां बनाकर रखती है, ठीक है, उन्हें हटा देना, उन्हें सरकार के नियंत्रण से हटा देना, उस पर से प्रतिबंध हटा देना ताकि देश का विकास हो सके, ये कहलाता है उदारीकरण। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है भारत की 4 आर्थिक नीतियों के नाम बताइए। भारत की 4 आर्थिक नीतियां निम्नलिखित है। मौद्रिक नीति, ठीक है, राजकोषीय नीति, नई व्यापार नीति, कीमत नीति और नई औद्योगिक नीति। ये याद रखना आप, ये भारत की 4 आर्थिक नीतियां है। अब आता है वैश्वीकरण से क्या आशय है। मैंने पहले बोला है चैप्टर आपका बहुत छोटा है, हम यहाँ से केवल 20 क्वेश्चन करेंगे, वो भी छोटे 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 छोटे, क्योंकि 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और लास्ट में इसके ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। ठीक है, वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यवसाय या संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र रूप से पूंजी, माल और सेवाओं का हस्तांतरण कर सकती है। मतलब कोई भी व्यवसाय या संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब एक देश छोड़कर दूसरे देश में पूंजी, माल, सेवाओं का हस्तांतरण कर सकती है, यानी पूंजी लगा सकती है, माल बेच सकती है और अपनी सेवाएं दे सकती है। भारत का व्यापार जापान में जा रहा है, जापान का व्यापार चीन में जा रहा है, चीन का व्यापार भारत आ रहा है। ठीक है, बांग्लादेश से हम लोग वस्तुएं बुला रहे हैं, बांग्लादेश को हम वस्तुएं आयात कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, बांग्लादेश से मंगा रहे, बांग्लादेश को भेज रहे, नेपाल हमारा माल जाता है, चाइना से हमारे पास माल आता है, अमेरिका हम लोग कुछ सप्लाई करते हैं, अमेरिका से हम लोग कुछ लेते हैं। ये है वैश्वीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण के द्वारा स्थानीय और राष्ट्रीय सीमाओं में किए जा रहे व्यावसायिक क्रियाकलापों का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाता है। मतलब हम जो लोकल में माल बेचते वगैरह थे, ठीक है, भारत का माल भारत में बिकता था, मध्य प्रदेश का माल मध्य प्रदेश में बिकता था, एमपी का व्यापारी एमपी की व्यापारी से संपर्क करता था, या मध्य प्रदेश का व्यापारी महाराष्ट्र के व्यापारी संपर्क करता था, अब वो विदेशों में भी अपना व्यापार कर सकता है, ये कहलाता है वैश्वीकरण। विश्वीकरण मतलब विश्व को एक कर देना, सभी विश्व एक दूसरे के साथ मिलकर व्यापार कर सकते, ये वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, वैश्वीकरण के उद्देश्य क्या है?
तो वैश्वीकरण के उद्देश्य आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि वैश्वीकरण के उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये देखिए वैश्वीकरण के उद्देश्य। वैश्वीकरण के उद्देश्य मतलब जो वैश्वीकरण हुआ, विश्व को एक किया गया, उसके पीछे का कारण था अकुशलता को दूर करना। ठीक है, उद्योगों और फर्मों की अकुशलता को दूर करना वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य है। मतलब उद्योग जो कि मंद पड़े हुए हैं, मंदी आई हुई है, ठीक है, उसको दूर करना। इसके अभाव में फर्मों में जो निष्क्रियता आई थी वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। मतलब अब जो फर्में पूरी तरीके से बंद पड़ गई थी, ठीक है, अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। उत्पादकता में वृद्धि। वैश्वीकरण का उद्देश्य अल्प विकसित राष्ट्रों में संसाधनों के आवंटन में सुधार लाना है। मतलब ऐसे राष्ट्र जिनका विकास नहीं हो पाया वह संसाधन उपलब्ध कराना। पूंजी उत्पाद अनुपात कम होगा और श्रम की उत्पादकता बढ़ेगी। मतलब कम पूंजी में और श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, प्रतिस्पर्धा। वैश्वीकरण का उद्देश्य विदेशी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है ताकि आपका व्यापार विदेशों तक जाए, ताकि उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि हो, आपके माल की गुणवत्ता में वृद्धि हो और कीमतों में कमी लाई जा सके। ठीक है, आगे है बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधार। वैश्वीकरण के तहत बैंकिंग विदेशी बैंकों में आने से देश में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधार होगा। मतलब हमारा राष्ट्र विदेशों से जुड़ेगा और देश में विदेशी बैंकिंग आने से हमारे वित्तीय क्षेत्र में सुधार होगा। इससे राष्ट्रों के मध्य भुगतान के साधन का आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। मतलब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से आदान प्रदान कर सकता है। ये वैश्वीकरण के उद्देश्य है। ठीक है, अब हम हमारा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, ये है कि जो नई आर्थिक नीति में किन उद्योगों को लाइसेंस देना अनिवार्य है। जो नई आर्थिक नीति थी सन 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा लगाई गई थी। अब इसमें किन उद्योगों को लाइसेंस देना अनिवार्य है ये हम पढ़ते हैं। परमाणु ऊर्जा, इन्हें लाइसेंस की आवश्यकता होगी। सिगरेट और सिगार, इन्हें लाइसेंस की आवश्यकता होगी। पशु वसा और तेल, मतलब पशुओं का जो पशु से संबंधित व्यवसाय, चर्बी वाले व्यवसाय, तेल वाले व्यवसाय और चीनी उद्योग, इन्हें उद्योगों को लाइसेंस की आवश्यकता होगी। इन्हें लाइसेंस लेना अनिवार्य है। निजीकरण में किन बातों पर बल दिया जाता है तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वैसे इस चैप्टर में जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ज़्यादा आप लोगों को इस क्वेश्चंस में प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं। जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, अभी हमने किया नई आर्थिक नीति के बारे में। तो सन 1991 के बाद भारत के आर्थिक परिवेश में जो परिवर्तन आए उन्हें बताइए। ठीक है, मैंने बताया ना आपको, अभी नई आर्थिक नीति आई, हो सकता है 93 बता दिया हो मैंने आपको, लेकिन 91 से स्टार्ट हुई है। अगर 1991 के बाद भारत के आर्थिक परिवेश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के द्वारा अनेक परिवर्तन किए गए। मतलब 1991 के बाद ही ये तीनों चीज़ें अपने भारत में अपनाई गई। ठीक है, इसके संबंध में कुछ विशेष नीतियों का निर्माण किया गया। नंबर 1, नई औद्योगिक नीति। अभी मैंने बताया आपको कि नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत कुछ उद्योगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। सरकार ने 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इस नीति के अंतर्गत इसके लक्षण कुछ इस प्रकार है। कई उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर देना, यानी कई उद्योगों के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया था और कई उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। आरक्षित उद्योगों की संख्या में परिवर्तन। ठीक है, पूंजी सीमा की समाप्ति और पूंजी निवेश की सीमा का सरलीकरण, ये नई औद्योगिक नीति की विशेषता है। ठीक है, उसके बाद विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम फेरा में अनेक परिवर्तन किए गए। विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति मिल गई। नई व्यापार की नीति। अब नई व्यापार की नीति क्या बनाई गई? व्यापार में न्यूनतम प्रतिबंध यानी कम प्रतिबंध रखे गए ताकि लोगों को कठिनाई का सामना न करना पड़े। अधिक स्वतंत्रता मिली लोगों को। कम से कम प्रशासनिक नियंत्रण, यानी व्यापार से प्रशासनिक नियंत्रण कम कर दिया गया। आयात निर्यात नीति में लोचपतापूर्ण, मतलब आयात निर्यात नीति को सरल बनाया गया। सीमा शुल्क में कमी की गई। विदेशी आर्थिक परिक्षेत्र की स्थापना की गई। ठीक है, विशेष आर्थिक परिक्षेत्र की स्थापना की गई और निर्यात संवर्धन में केंद्र और राज्य सरकार की बेहतर सहभागिता हुई। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस के तौर पे आप इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, और अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं।
कि जो वातावरण होता है वो क्या होता है। देखिए, अब ये आपका क्वेश्चन है कि बाह्य वातावरण किसे कहते हैं। बाह्य वातावरण से आशय उन बाहरी तत्व या शक्तियों से है जो व्यवसाय को संचालन को प्रभावित करती है। यानी वो सारे बाहरी तत्व, वे सारी बाहरी शक्तियां, व्यापार के बाहर की शक्तियां जो हमारे व्यापार के संचालन को प्रभावित करती है, जिनका व्यापार पर अधिकार, जिनसे व्यापार प्रभावित होता है, वो बाह्य वातावरण कहलाता है। व्यवसाय अपने संचालन के प्रभाव को बनाए रखने के लिए इन तत्वों के प्रति क्रिया प्रतिक्रिया करता है। मतलब एक व्यवसाय जिन बाहरी शक्तियों या बाहरी तत्वों से प्रभावित होता है, वे बाहरी शक्ति है, वो बाहरी तत्व सब व्यावसायिक वातावरण कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन कौन सा वातावरण? बाह्य वातावरण। बाह्य वातावरण से आशय उन सभी बाहरी तत्वों या शक्तियों से है जो व्यवसाय के संचालन को प्रभावित करती है। मतलब जिनसे अपने भारत के व्यवसाय, मतलब किसी भारतीय व्यवसाय के अंदर की कंडीशंस को जो बाहर के तत्व प्रभावित करते हैं, वो सारे बाहरी तत्व व्यवसाय के बाह्य वातावरण कहलाते हैं। ठीक है, व्यवसाय अपने संचालन के प्रभाव को बनाए रखने के लिए इन तत्वों के प्रति क्रिया या प्रतिक्रिया करता है। व्यवसाय इनके साथ सामंजस्य स्थापित करता है ताकि अपने व्यवसाय का संचालन बना रहे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक वातावरण की विशेषता। तो पहले हम ये देख लेंगे कि व्यावसायिक वातावरण होता क्या है। ठीक है, ये यहाँ से आपको पता चलेगा कि व्यावसायिक वातावरण वास्तव में क्या है। व्यावसायिक पर्यावरण या व्यावसायिक वातावरण क्या है। व्यावसायिक पर्यावरण या वातावरण से आशय उन सभी बाह्य दशाओं, बोला ना बाह्य यानी बाहरी, उन सभी बाह्य दशाओं, घटनाओं और प्रभाव से है जो व्यवसाय के चारों ओर विद्यमान है। यानी वे सभी दशाएं, वे सभी घटनाएं, वे सभी प्रभाव जो व्यवसाय के चारों ओर घूम रहे हैं और व्यवसाय को प्रभावित कर रहे हैं, वे कहलाते हैं व्यावसायिक वातावरण। अन्य शब्दों में व्यावसायिक पर्यावरण से तात्पर्य व्यक्ति, संस्थान और शक्तियों के समूह से जो व्यावसायिक उपक्रम यानी हमारी फैक्ट्री के बाहर है और व्यवसाय के संचालन को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण, सरकार की आर्थिक नीति। हम तो फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने नीति बनाई कि इनका माल, इस प्रकार का माल मार्केट में नहीं बिक पाएगा, हो गया व्यवसाय प्रभावित। ठीक है ना। तकनीकी परिवर्तन, कई प्रकार के तकनीकी परिवर्तन होते हैं। हमने जो माल बनाया, हमारी फैक्ट्री में जो माल बनाया, उसकी गुणवत्ता में कमी आ गई और तकनीक के बल पर किसी और फैक्ट्री का माल गुणवत्ता में अच्छा हो गया, हमारा व्यापार प्रभावित हो गया। राजनीतिक अस्थिरता, सोचिए मेरी फैक्ट्री किसी एक राजनीतिक दल की वजह से चल रही है और अचानक से हमारे उस राज्य में राजनीतिक उठापटक हो गई और मेरे फैक्ट्री को प्रभावित किया गया। ठीक है। उपभोक्ताओं की पसंद, उपभोक्ताओं को हमारी फैक्ट्री में बना हुआ माल पसंद नहीं आया, हो गया व्यवसाय प्रभावित। फैशन रुचि में परिवर्तन हो गया। ठीक है। बाजार का विकास हो गया। इस टाइप से हमारे व्यापार के आसपास, हमारे व्यापार के चारों तरफ फैला हुआ ऐसा वातावरण जो हमारे व्यापार को प्रभावित करता है, व्यावसायिक वातावरण कहलाता है। ठीक है। अब हम हमारा क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि जो व्यावसायिक वातावरण है इसकी विशेषता क्या है। तो सबसे पहली विशेषता है विशिष्ट और सामान्य शक्तियाँ। व्यावसायिक वातावरण में विशिष्ट और सामान्य शक्तियों का समावेश होता है। विशिष्ट शक्तियाँ ग्राहक, प्रतियोगियों और विनियोगकर्ता से संबंधित होती है। मतलब जो हमारे व्यापार के ग्राहक है, जो हमसे कंपटीशन करते हैं और जो हमारे व्यापार में पैसा लगाते हैं, ये विशिष्ट शक्तियाँ होती है। ठीक है। विशिष्ट शक्तियों का संबंध इनसे होता है। और सामान्य शक्तियाँ सामाजिक, राजनीतिक, वैधानिक, तकनीक और अन्य शक्तियों से संबंधित होती है जो व्यवसाय के संचालन को प्रभावित करती है। और अगला है अनिश्चितता। व्यावसायिक वातावरण बहुत ही अनिश्चिततापूर्ण होता है, निश्चित नहीं होता, क्योंकि कोई भी भविष्य का 100% परिणाम पूर्वानुमान नहीं ले सकता। भविष्य में क्या होने वाला है इसकी जानकारी किसी को 100% तो नहीं होती है। ठीक है। आगे है वैश्वीकरण का अर्थ और विशेषता। अभी हमने वैश्वीकरण पढ़ा। ठीक है। अब इसकी विशेषता पढ़ लेते हैं। यह है वैश्वीकरण, विश्व व्यापारीकरण, दोनों एक पर्यायवाची शब्द है। मतलब विश्व के व्यापार को एक कर देना, ये कहलाता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण वस्तुतः व्यापारिक क्रियाकलापों
विशेषकर विपणन यानी मार्केट संबंधी क्रियाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना है। मतलब व्यापार को विदेशों तक पहुंचाना और विदेशों के व्यापार को हमारे देश तक लाना, ये वैश्वीकरण कहलाता है। मतलब विदेशों के लिए विदेशी व्यापार को बढ़ावा देकर देश की सीमाओं को खोल दिया जाए ताकि एक देश दूसरे देश में अपना व्यापार कर सके। ठीक है, इसमें संपूर्ण विश्व बाजार को एक ही क्षेत्र में के रूप में देखा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि विश्व व्यापीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व के बाजारों के मध्य पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न होती है। हमारा देश किसी चीज के लिए दूसरे देश के बाजार पे निर्भर हो जाएगा और उस देश का बाजार किसी चीज के लिए हमारे देश के बाजार पे निर्भर हो जाएगा, और व्यापार देश की सीमाओं में प्रतिबंधित न रहकर विश्व बाजार में निहित तुलनात्मक लागत लाभ की दशाओं का विदोहन करने की दशा में अग्रसर हो। मतलब देश की सीमाएं खोल दी जाए और विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिले, एक दूसरे देश में जाकर व्यापार कर सके, ये वैश्वीकरण होता है। इसकी विशेषता है एक दूसरे देशों के मध्य अस्थायी प्रवास, मतलब हम एक दूसरे देशों में जाकर रह सकते हैं। ठीक है, और व्यापार कर सकते। राष्ट्रों के मध्य भुगतान साधनों का आदान प्रदान, दो राष्ट्रों के बीच में भुगतान संबंधी चीज़ों के लिए आदान प्रदान करना। प्रिंट और इलेक्ट्रिक मीडिया का विस्तार, विदेशी व्यापार में वृद्धि और विभिन्न देशों के मध्य वित्तीय प्रवाह को प्रोत्साहन, मतलब अलग अलग देशों के मध्य पैसे का आदान प्रदान, ये वैश्वीकरण की विशेषता हो सकती है। ठीक है।